हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ओके, तो हमने फ्लेमिंगो के जो और प्रीवियस जो चैप्टर है उनको कंप्लीट कर लिया विद क्वेश्चन आंसर्स। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीक्वेंस से, चैप्टर देन क्वेश्चन आंसर्स। ओके, अगर नहीं आपको पता हो तो हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड ओके आरबीएससी का जो डिटेल्ड सिलेबस है बहुत ही अच्छे वे में सीक्वेंस से तैयार कर रहे हैं। अगर आप नए हो तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि टिल द बोर्ड एग्जाम हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और हमारा जो सिलेबस है उसको सीक्वेंस से पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़कर बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएंगे एग्जाम में। ओके, तो मैं आपको बता दूं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां साइड में, ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे हर चैप्टर के। देन हम बाद में हमारी फ्लेमिंगो के बाद हम फ्लेमिंगो स्टोरीज सेक्शन है, फिर देन हम पोइट्री सेक्शन पे बात कर लेंगे। ओके, आपकी पोएम्स पढ़ाऊंगा फर्स्ट, देन आपको उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपके 6 मार्क्स का आता है एक्सप्लेनेशन वो, देन हम क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे ऐसे, फिर हम विस्तार कंप्लीट करेंगे, देन हम शॉर्ट कंपोजिशन, देन हम ग्रामर, देन हम इसी तरीके से टिल दी बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने जा रहे हैं। जो अपना एग्जाम जो अपना सेशन है इस बार, ठीक है, इसके लिए 2025 अपनी जो एग्जाम होगी अब आपकी, ठीक है, उसके लिए हम बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है। आपको इतना अच्छे से अंदर बिल्ड कर दूंगा जिससे आपके अंदर आप खुद जब एग्जाम देकर आओगे तो आप बहुत ही फुली कॉन्फिडेंट होकर पेपर करोगे। ओके, इतने अच्छे से गाइड करूंगा और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको जो जब हम अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सेशंस की सीरीज चलाएंगे जिससे आपको एग्जाम में जैसे किस तरीके से आपको कॉपी लिख कर आनी है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करनी है आपकी कॉपी, देन हम मॉडल पेपर्स पे भी बात कर लेंगे। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज होती है ना, उस पर भी बात कर लेंगे। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, देन हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं, एज यूजुअल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो अगर आप नए हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अगर आप नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए। आप क्लास 12th के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलो, द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू आप सब जानते हो, इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू होते हैं भाई, इंटरव्यू आप सब समझते हो, इन हिंदी साक्षात्कार कहते हैं ना। इंटरव्यू होते हैं, आप सब देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, खूब सारी चीजें होती है। तो आपको पता है इंटरव्यू क्या होता है, किस लिए होता है। एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूई होता है, ठीक है। इंटरव्यूअर कौन होता है भाई, जो इंटरव्यू लेता है, ठीक है, और इंटरव्यूई कौन होता है भाई, जो इंटरव्यू जिसका इंटरव्यू लिया जाता है। समझ में आ गया आपको। चलो, तो इसमें बात होती है कि देखो, सिंस इट्स ये 2 पार्ट्स में, तो हम पार्ट फर्स्ट बात कर लेते हैं पहले। ओके, पार्ट फर्स्ट है ये आपका, कि इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है आपके इंटरव्यू चैप्टर का। देखो, सिंस इट्स इन्वेंशन कि ए लिटिल ओवर 130 years ago, चलो ये क्या कह रहे हैं कि इसके इन्वेंशन से पहले ये इतना वो नहीं था, लेकिन अब 130 सालों में क्या हुआ है ना, द इंटरव्यूज हैज बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। पत्रकारिता में जो इंटरव्यू है ना, अब इंटरव्यू पत्रकारिता में कॉमन चीज हो गई आजकल। समझ आ रहा है ना आपको। जर्नलिज्म में हम देखते रहते हैं भाई, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे इंटरव्यूज किसी ना किसी चीजों के आते रहते हैं। रेप्यूटेड जो भी पर्सन होते हैं, जो भी कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिनका इंटरव्यू लिया जाता है। समझ में है ना आपको। तो ये वाली चीज है, अब आजकल जर्नलिज्म के जमाने में ये सारी चीजें कॉमन है। चलो, ये बताया जाता है हमारे को, टुडे एवरी लिटिल लिटरेट एंड इलिटरेट विल हैव टू एक्सपीरियंस इंटरव्यूज एट सेम पॉइंट ऑफ डेली लाइफ। अब कहते हैं कि देखो, डेली लाइफ में चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, इंटरव्यू के बारे में जानता ही है थोड़ा सा, कि इंटरव्यू क्या होता है, किस लिए लिया जाता है, कौन होता है इंटरव्यू में, क्या पूछा जाता है, ये सारी इसकी टेक्निक्स हैं भाई, है ना। तो सब व्यक्ति थोड़ा बहुत इंटरव्यूज के बारे में जानते हैं। चलो, अब देखो, several thousand celebrities have been interviewed over the years। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपने देखा होगा, उनका इंटरव्यू होता है ना। तो कहते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज साल में एक बार इंटरव्यूड होते ही हैं, इंटरव्यू लिया ही जाता है उनका। और कुछ तो ऐसे होते हैं, सम ऑफ देम रेपिटेडली, जो साल में 1-2 बार भी इंटरव्यू लिया जाता है जिनका, है ना। देखो, अब क्या है इंटरव्यू, क्या है पॉजिटिव व्यू देखे अगर इंटरव्यू का,
ये सोर्स ऑफ ट्रूथ है, इससे हमको सत्य प्रकाशित होता है किसी आदमी का, है ना। और इट्स इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और ये इसकी अगर देखा जाए तो ये एक आर्ट है, एक कला है। चलो, सम हु आर सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिमाइज। चलो, तो ये तो पॉजिटिव था थोड़ा सा। बाकी चलो कुछ इसके नेगेटिव व्यूज भी हैं लोगों को लेकर, है ना, कि कुछ जो पॉपुलर व्यक्ति हैं, मान लो सेलिब्रिटीज हैं, राइटर्स हैं, है ना, तो वो क्या कहते हैं कि ये भाई ये तो हमको शिकार बनाता है अपना, ठीक है ना, विक्टिमाइज करना, शिकार बनाना। देखो, अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, और ये मतलब एक अनवारंटेड चीज है कि भाई हम जो चीज हम रिवील ही नहीं करना चाहते, जो चीज हम बताना नहीं चाहते, वो चीज हमारे से आस्क की जाती है और हमारे से पूछ ली जाती है, तो वो पूरी ऐसे स्प्रेड हो जाती है एक तरीके से, तो वो अनवारंटेड चीज हो जाती है हमारे लिए, जिसको हम रिवील भी नहीं करना चाहते, फिर भी ये चीजें हो जाती है। चलो, इट्स समहाउ डिमोनाइजेस देम, और एक तरीके से थोड़ा सा दबाती है। इंटरव्यूज होते हैं लोगों, जो राइटर्स हैं और जो कुछ सेलिब्रिटीज है, उनका ये मानना है कि शिकार बनाती है हमें, ये हमारी जो हम जो चीजें शेयर स्प्रेड नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह, वो चीजें हमको उगल जाती है चीजें वगैरह, और ये हमको एक तरीके से थोड़ा सा दबाव वाली चीजें भी हो जाती है। चलो चलो, इन प्रिमिटिव कल्चर्स, है ना, इट इज ए बिलीव, प्रिमिटिव कल्चर्स में एक बिलीव है भाई, क्या बिलीव है, दैट इफ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समवन, कि भाई कोई फोटो खींच लेता है ना किसी की, सीधी सी बात समझो, तो एक तरीके से क्या होता है, उस व्यक्ति ने उस बंदे की सोल होती है ना, आत्मा, उसको कैद कर लिया है ना। प्रिमिटिव कल्चर्स में एक बिलीफ है, एक विश्वास है कि दैट इफ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, किसी ने भाई फोटो खींच ली, ठीक है, तो ऑफ सम किसी की भी, देन वन स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, उस व्यक्ति की सोल जो आत्मा है उसको स्टील कर रहा है, चुरा रहा है, ठीक है, एक बिलीफ है। क्वेश्चन का आंसर भी आपका। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ आपके राइटर हैं जो आपके क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, उन्होंने अब कुछ जो फेमस राइटर्स है ना, बहुत फेमस राइटर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं ये सब, जिनका नाम लूंगा मैं अभी, इनके ओपिनियंस बताए हैं कि ये इनके अकॉर्डिंग इंटरव्यू इनको किस तरीके का लगता है। तो सबसे पहले आता है यूएस नैपुल, ठीक है, ये कहते हैं कि भाई इंटरव्यू होता है ना, ये तो आदमी को मतलब एक तरीके से चोट पहुंचाने का काम करता है। एक तरीके से आप आपकी बुक हो गई इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हुए, उनको जरूर देख लीजिएगा एक बार, है ना, क्योंकि ये तो वाउंड देता है, वाउंड, चोट पहुंचाता है आदमी को, और कुछ उस आदमी का कुछ पार्ट होता है ना, कुछ हिस्सा होता है, वो चुरा लेता है, ठीक है, उसका कम हो जाता है। और फिर लुइस कैरोल, बहुत फेमस इंग्लिश राइटर है, एलाइस इन वंडरलैंड, बहुत खतरनाक वर्क है इनका। इन्होंने कहा है कि भाई मैं तो भाई डरता हूं इंटरव्यू से, इंटरव्यू जैसी तो एक बहुत खतरनाक हॉरर चीज है ये तो, इसमें इस तरीके से इंटरव्यूज वगैरह ना मैं देता हूं, ना मैंने लिए हैं आज तक, है ना, और इसीलिए मैं आज इतना फेमस हूं, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज वगैरह में मैं विश्वास नहीं रखता हूं, मैं इन चीजों को बिलीव नहीं करता हूं, और मैं अपनी जो राइटिंग्स है उनको लिखना और वगैरह वगैरह, वही मेरी पॉपुलैरिटी है। समझ में आया? लुइस कैरोल का कहना है। रुडयार्ड किपलिंग है जंगल बुक, फेमस बुक है, फेमस फेबल स्टोरी है, दुनिया भर चलती है। बाकी इतने सारे पोइट्री में भी, इंडियन पोइट्री में, ये सारे इंग्लिश राइटर्स हैं, बहुत मेन बड़े बड़े राइटर्स हैं ये, है ना। तो इनका कहना है कि भाई, इनका इंटरव्यू को कहना है कि इंटरव्यू वाले के इंटरव्यू लेने वालों से और इंटरव्यू देने वालों से नफरत है मुझे। और इनकी वाइफ है कैरोलिन, वो एक अपनी डायरी में लिखती है कि एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड कौन, रुडयार्ड किपलिंग, एक दिन किसी रेस्टोरेंट में या होटल में बैठ के खाना लंच कर रहे होंगे, तो एकदम से जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना, वो आ गए एकदम से। तो रुडयार्ड किपलिंग बताते हैं कि भाई मैं तो इंटरव्यू से नफरत करता हूँ, नफरत बुरी चीज है ये तो एकदम, है ना। और जो इंटरव्यू लेने वाले और इंटरव्यू देने वाले होते हैं, दोनों कावर्ड होते हैं, कायर होते हैं, ठीक है। और एक बताते हैं कि मेरी वाइफ है, वो अपने जो डायरी उसमें लिखती है कि हम किसी रेस्टोरेंट में थे और तो लंच कर रहे होंगे, तो एकदम से इंटरव्यू लेने वाले आ गए। अब लंच कर रहे हैं और इंटरव्यू लेने वाले आ गए, उनसे क्वेश्चन आस्क करने लग गए। तो फिर वो बताते हैं, उनकी वाइफ बताते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग जी ने किस तरीके से उनको कहा था कि चले जाओ, क्या तरीका है वगैरह वगैरह चीजें हैं, है ना, कि क्या है ये, हम दिख रहा नहीं आपको लंच कर रहे हैं, हम आप कायर हो, कावर्ड हो, इस तरीके से एक कायर वाला काम होता है वगैरह वगैरह, वो चीजें इनका व्यू है इंटरव्यू को लेकर। चलो, अब H.G. वेल्स, बहुत फेमस इंग्लिश राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, बहुत फेमस रचना इनकी
द टाइम मशीन, द टाइम मशीन, एंड एक और थी नॉवल है बहुत अच्छा, द इनविजिबल मैन। द इनविजिबल मैन बहुत ही फेमस इनकी, उसमें और खतरनाक कैरेक्टर, वो इनविजिबल कोट पैंट पहन के, बॉडी नहीं दिखती उसकी, सिर्फ कोट पैंट पहना हो। कभी समय मिले तो जरूर जरूर पढ़ना, उसको समरी ही पढ़ लेना, है ना। और हाँ, तो H.G. वेल्स है जो, है ना, तो इनका क्या ओपिनियन है, ये तो कहते हैं कि भाई मैं इंटरव्यू के लिए जाता भी हूँ, मेरा कई बार इंटरव्यूज भी खूब हो गए हैं, और है ना, बाकी मुझे इंटरव्यूज पसंद नहीं है, इंटरव्यूज मुझे पसंद नहीं है एक तरीके से ना, आई डोंट लाइक, है ना, मुझे पसंद नहीं है। बाकी फिर कुछ हमको ये भी देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद ही जो जोसेफ स्टालिन थे ना रशिया के, उनका इंटरव्यू किसने लिया था, H.G. वेल्स है ना आपके, इन्होंने लिया था। बहुत फेमस राइटर है भाई, बहुत फेमस, है ना, ये सारे फेमस राइटर है इंग्लिश के। और ये जो ओपिनियंस दे रहे हैं मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा नेगेटिव ओपिनियंस है, नेगेटिव व्यूज है इंटरव्यू के ऊपर, तो लेकिन भाई समझे आप, ये इनके जो व्यूज हैं, किसी ये अलग बहुत बड़ी हस्तियां हैं, ये किसी ऐसे ही नहीं कहती हैं चीजें, ठीक है। चलो, साउल बेलोज जो बहुत ज्यादा इंटरव्यूड खुद भी होते हैं, है ना, और सेवरल ओकेजन्स पे, है ना, बहुत ज्यादा इंटरव्यूज होते हैं इनके, सॉल बेलोज के। सॉल बेलो जो व्यक्ति है ना, डिस्क्राइब इंटरव्यू एज बिलोंग इनटू थंब प्रिंट्स हिज विंड पाइप। चलो समझना इस चीज को कि सॉल बेलो है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरव्यूड होते रहते हैं, हर किसी भी ओकेजन पे इनको इंटरव्यूड कर लिया जाता है, इनका इंटरव्यू ले लिया जाता है। लेकिन क्या भाई, ये कहते हैं कि भाई इंटरव्यू मेरे लिए एक ऐसी चीज है कि जैसे जो इंटरव्यूअर होता है ना, जो है ना, उसने विंड पाइप यानी जो गले की जो श्वास नली होती है ना, इस पे ऐसे थंब प्रिंट, एक तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि जैसे गला घोट रहा है, और गला घोटने पे जो उसकी थंब प्रिंट, ये जो गले पे थ्रोट पर ये जो अंगूठे के निशान छप गए हों, इतने तरीके से जटिलता से पूछा जाता है। चलो हाँ, अब देखो ये अभी थोड़े से एक ये उसमें भी लिख सकते हो आप, पॉजिटिव व्यूज में। अब आगे आपका चैप्टर है सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, बहुत अच्छा सुप्रीमली मीडियम है कम्युनिकेशन का, एंड विविड इंप्रेशन ऑफ ओवर कंटेम्परेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज। हमको बहुत सारे विविड अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के इंप्रेशंस दिखाई देते हैं, हमारे कंटेम्परेरीज लोगों से मिलते हैं हम थ्रू इंटरव्यूज के थ्रू, पता है आपको, है ना। चलो अब एक कोट है, देखो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन्स आस्किंग एंड अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। चलो, डेनिस ब्रैंड। तो इनका ये कहना है कि हम इंटरव्यूज में देखते हैं, हम क्वेश्चन करने वाले को देखते हैं, क्वेश्चन जो आंसर देने वाले को देखते हैं, इंटरव्यूअर इंटरव्यूई, है ना, तो हम उनके जो क्वेश्चन आंसर है उनसे कुछ सीखते ही हैं, उनसे कुछ चीजों, हमको क्वेश्चनिंग का थोड़ा सा नॉलेज होता है, कुछ हमको थॉट्स पता चलते हैं वगैरह वगैरह। और आपका ये जो पार्ट 1 है ये यहीं कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पार्ट 1 आपका, पार्ट 1 में क्या है, आपके पार्ट 1 में थोड़े से इंटरव्यूज को लेके उसके कुछ पॉजिटिव व्यूज हैं, देन नेगेटिव व्यूज हैं, और कुछ जो फेमस इंग्लिश राइटर्स हैं उनके ओपिनियंस हैं इंटरव्यू को लेके, ठीक है, इजी है। बाकी अब आ जाता है पार्ट 2, जो कि एक इंटरव्यू है, एक इंटरव्यू है जिसको जो एक प्रोफेसर है ना, स्टार्ट होती है आपकी लाइन ही स्टार्ट होती है, आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे। मैं प्रोफेसर हूं एक जो संडे को नॉवल लिखता है, संडे को नॉवेल्स लिखता है, अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको। और ये एक्सट्रैक्ट है भाई, एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। ये अम्बर्टो इको है ना, जो एक प्रोफेसर है, इन्हीं के किसी इंटरव्यू में से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है आपके, ठीक है। जो इंटरव्यूअर है ना, जो साक्षात्कार जो इंटरव्यू ले रहा है ना, उसका नाम है मुकुंद पद्मानाभन, ठीक है, फ्रॉम हिंदू, है ना। तो फ्रॉम हिंदू ये जो मैगजीन होगी, तो इसमें इनका पब्लिश हुआ है। तो इंटरव्यू ले रहे हैं कौन, मुकुंद पद्मानाभन, मुकुंद, ठीक है, आपका मुकुंद है, ओके। चलो, अम्बर्टो इको ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गाना इन इटली। जो अम्बर्टो इको है वो इटली में क्या है, प्रोफेसर है एक, ठीक है, प्रोफेसर है। तो हमारे को थोड़ा सा ओवरव्यू समझ आता है इस चीजों का। बाकी नेक्स्ट मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ये थोड़ा सा इन पॉइंट्स के थ्रू मैं बता दूंगा। तो आपके जो प्रोफेसर है ना अम्बर्टो इको, ये सीमियोटिक्स होती है, कुछ विषय होता होगा जिसमें द स्टडी ऑफ साइंस होती है, साइंस, SIGNS, साइंस, SIGNS, ठीक है ना, चिन्ह,
ठीक है। और इनका लिटरेरी इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा साहित्यिक रचनाएं इनका मूल्यांकन करते रहे हैं। राइटिंग फिक्शंस बहुत ज्यादा, फिक्शंस में सब आ जाती है, स्टोरीज आ जाती है, नॉवेल्स आ जाते हैं, है ना, जो भी लिटरेरी वर्क होता है वो आ जाते हैं, ठीक है। एकेडमिक्स बुक्स बहुत लिखी इन्होंने, एकेडमिक होती है ना, कॉलेजेस बुक होती है, स्कूलिंग बुक्स होती है, वो बहुत ज्यादा लिखते हैं, बहुत ज्यादा फेमस होती है। एसेज होते हैं ना, निबंध वगैरह, वो लिखते हैं। चिल्ड्रंस बुक लिखते हैं, बच्चों की किताब लिखकर। और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं ना कुछ, वो लिखते हैं, है ना। और एक इनका नॉवल था जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल हुई, इसी वजह से। और जो आपका जो मुकुंद और अम्बर्टो इको के बीच में एक संवाद हो रहा है, एक तरीके से कन्वर्सेशन हो रही है इंटरव्यू के तरह, तो उसमें ये आता है द नेम ऑफ रोज। ये एक नॉवल है जो 1980 में हुआ था पब्लिश, और ये इनकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन रहा। इसकी 3000 तो कॉपीज बिक चुकी, और है ना, ये सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, सोचो आप। और पूरे अगर विश्व में देखा जाए ना, तो ये 10 मिलियन कॉपीज से भी ज्यादा इसकी हो गई। जब मुकुंद पूछते हैं कि आपके डेविड लॉज हैं, आपके फ्रेंड हैं, वो सोचते हैं कि भाई एक व्यक्ति इतने ज्यादा काम कैसे कर सकता है। एक व्यक्ति मतलब कितने सारे काम करते हैं, प्रोफेसर भी हैं, इतने सारी राइटिंग्स भी लिखते हैं, वगैरह वगैरह सब। तो कि एक व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट और इतनी सारी चीजें, वो कहा कि कोई बात नहीं है, तो मैं इतना अपने आप को नहीं मानता हूं ऐसे कि मैं इतना कुछ लिखता हूं, मैं तो बस नॉर्मल एज यूजुअल जैसे लिखता हूं वैसे लिख लेता हूं। अब आप सोचें कि आपको इतना समय कैसे मिलता होगा, वगैरह वगैरह, इसके बारे में भी उन्होंने अपने व्यू रखा है। क्या रखा है मैं बताता हूं आपको। तो ओके, इतना एक व्यक्ति इतना काम, आप देखेंगे ऐसी कोई बात नहीं, मेरी राइटिंग्स में इतना कुछ नहीं है। आप मेरी राइटिंग्स में देखोगे तो उसमें आपको पीस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, बच्चों की राइटिंग्स में देखोगे, एसेज में देखोगे, तो आपको जो पीस होता है ना, शांति, उसके बारे में देखने को मिलेगा, है ना। नॉन वायलेंस, अहिंसा के बारे में देखने को मिलेगा, वगैरह वगैरह। और मेरी चीजों में प्लेफुल भी होता है, थोड़ी सी, अच्छा मतलब प्लेफुल होती है मेरी राइटिंग्स, है ना, मतलब इतना बोरिडम वाली चीज नहीं है इनकी राइटिंग्स में, है ना। और बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। मैं अपनी राइटिंग्स में ही मेंशन करता हूँ व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट फॉर अस, है ना, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है हमारे लिए, क्या चीजें उचित है, क्या नहीं है, समझ आ रही है। तो ये चीजें वो अपने लेखन शैली, जो राइटिंग स्किल्स हैं, उनके बारे में मुकुंद हैं जो आपके इंटरव्यूअर, वो तो क्वेश्चन कर रहे हैं और ये उनको आंसर दे रहे हैं इसी तरीके से। देन कहते हैं यार आप इतना टाइम, सर आप तो प्रोफेसर हो इतने एकेडमिक यूनिवर्सिटी में, तो आपको समय कैसे मिलता है यार, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई अरे कोई दिक्कत नहीं, समय की क्या बात है, मैं टाइम को यूज करना आता है मुझे। सुनना, ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि इतना समय कैसे मिलता होगा आपको। वो कहते हैं कि भाई ये तरह मेरे लिए मुश्किल नहीं है भाई, मैं है ना 2 एक्टिविटीज, ध्यान से सुनना, है ना, 2 एक्टिविटीज के जो बीच का जो स्पेस होता है ना, इसको यूज करता हूं। अब आप समझे, मैं आपको इसको समझाता हूं क्या है चीज। देखो 2 एक्टिविटीज कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, अब आप एक वीडियो लेक्चर देख रहे हो, साथ साथ राइट कर रहे हो, है ना, तो ये 2 एक्टिविटीज कर रहे हो आप, है ना। तो इस 2 एक्टिविटीज के बीच में अगर आपने पानी पी लिया तो वो आपका एक तरीके से यूज हो जाएगा, समझ आ रही है। 2 एक्टिविटीज के बीच में कोई एक चीज करना, वो आपका एक तरीके से एक वो वर्क हो गया है। मतलब आप लेक्चर देख रहे हो, आप राइट डाउन कर रहे हो अपनी नोटबुक में, ठीक है, आपने जैसे आपके बगल में बोतल पड़ी होगी, उसको उठा के आपने इधर रख दी होगी, तो ये थर्ड वर्क हो गया आपका, और ये 2 एक्टिविटीज के बीच का वर्क हुआ। ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत अच्छी है आपके लिए भी, है ना। तो ये चीज बताते हैं वो कि मैं इसी तरीके से मेरे टाइम को कंज्यूम कर, जो टाइम होता है ये जो, इसको मैं यूज कर लेता हूँ। समझ में आया आपको कि अब उन्होंने उदाहरण दिया, एक एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अब मानो आप मेरे घर आ रहे हो मेरे से मिलने, तो मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, ठीक है, तब आप लिफ्ट से आ रहे हो मेरे पास, है ना, तो लिफ्ट से आ रहे हो तो आपको लिफ्ट से आने, मेरे पास आने तक जो समय लगेगा उसको मैं यूज कर लूंगा। जब तक आप मेरे रूम तक आओगे मैं 1 या 2 आर्टिकल्स लिख चुका हूंगा। वो कहते हैं कि आप जब, अब देखो 2 एक्टिविटीज हो रहे हैं, वो आ भी रहे हैं और वगैरह वगैरह, तो उनके बीच में जो समय है ना, समय है, उनको ये क्या यूटिलाइज कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं,
समझ आई आपको? दो एक्टिविटीज के बीच में कोई काम करके ये अपने समय का उपयोग करते हैं। समझ में आ गई आपको ये चीज? आपको अब तो आ गई होगी कि आप जैसे कह रहे हैं कि किसी डेस्टिनेशन पे जाना है मुझे, तो भाई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो मैं तो यूं मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, तो बीच में कुछ छोटा मोटा काम मैं उसी में कुछ कर लूंगा, तो मेरा क्या जा रहा है, गाड़ी भी जा रही है, ड्राइवर भी जा रहा है, सब है ना, डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाऊंगा। तो मैं उस वो जो स्पेस है ना, जो बीच का, दो एक्टिविटीज के बीच के स्पेस को मैं यूज कर लेता हूँ, और यही मेरा काम है। मैं बस संडे को नॉवेल्स लिखता हूँ, और जो दो एक्टिविटीज है उनके बीच में जो स्पेस मिलता है उसमें आर्टिकल्स लिख लेता हूँ, कुछ एक दो पेज मेरे ऐसे के लिख लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। समझ में आई आपको ये चीज? तो इस तरीके से वो जो टू एक्टिविटीज के बीच का जो स्पेस होता है उसको वो यूज कर लेते हैं। आपको भी करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, फिर आपका टाइम नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आज की इस दुनिया में, टाइम तो देखो किसी के पास नहीं, बहुत खतरनाक समय चल रहा है। खुद देखते हैं हम कि यार किस तरीके से टाइम चला गया। खुद की चीजें करने का मन होता है, लेकिन फिर कई बार सोचते हैं कि यार पूरा दिन ही निकल जाता है। समझते हो ना आप? समझते हैं, हम सब समझते हैं इस चीजें। चलो फिर ये बात हुई, फिर वो बताते हैं कि इस तरीके से फिर बोलते हैं कि यार आप अपने आप को एज ए प्रोफेसर मानते हो एकेडमिक वर्क्स को लेकर, या फिर आप अपने आप को एक नॉवेलिस्ट मानते हो? कि भाई अब उनसे बोल दिया कि भाई आप अपने आप को प्रोफेसर मानते हो, प्रोफेसर तो है ही वो, है ना, और या फिर आप अपने आप को नॉवेलिस्ट मानते हो। अभी दोनों चीजें बोल दी उनको कि आप ज्यादा अपने आप को क्या मानते हो, प्रोफेसर या फिर नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, मेरा कंपैरिजन मत करो कि मैं तो हूं प्रोफेसर ही, मैं प्रोफेसर ही हूं, नॉवेल्स तो मैं संडे को लिखता हूं, ठीक है, और मैं मेरे एकेडमिक वर्क पे ज्यादा बिलीव करता हूं, है ना, और एकेडमिक वर्क पे ज्यादा बिलीव करता हूं, और आप मेरी तुलना मेरे राइटिंग्स से मत करो। क्योंकि देखो भाई, अगर है ना एकेडमिक वर्क्स में अगर कोई ओकेजन भी होता है ना, कि जैसे यूनिवर्सिटी में कोई कुछ फेस्ट हो या वगैरह वगैरह कुछ भी सेलिब्रेशन हो, तो मैं उसको अटेंड करता हूँ। या कि अगर बिसाइड अगर अगल बगल में अगर कोई ना, एक तरीके से कहते हैं हम, कोई राइटिंग कंपटीशन चल रहा हो या फिर कोई सम्मेलन चल रहा हो, है ना, तो मैं उसमें जाने की बजाय मैं मेरे जो एकेडमिक जो मेरा काम है ना, मैं प्रोफेसर, तो मैं मेरी यूनिवर्सिटी में ही करता हूँ जो करता हूँ। समझ में आया ना आपको ये चीज? तो कहें कि तो मेरा नॉवेलिस्ट और प्रोफेसर से मेरी तुलना ना कीजिए। मैं अपने आप को प्रोफेसर पहले मानता हूं, देन मैं कोई नॉवेलिस्ट हूं। ठीक है, ये चीज भी समझ आ गई आपको? तो देन मैं एक नॉवेलिस्ट हूं, पहले मैं एकेडमिक वर्क को प्राथमिकता देता हूं, मेरे, है ना, प्रायोरिटी मेरा यही चीज है, और देन मैं वो चीज करता हूं। अब वो कहें अच्छा बात नॉवल की आई गई, तो चलो अब आप बताएं कि जो आपका जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, ये इतना मशहूर हो चुका है, जब आप बताते हैं कि यार ये एक सीरियस नॉवल है ना, कहते हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस नॉवल है ये, आपने इसमें क्या क्या यूज करा, मेटाफिजिक्स, ठीक है, मेटाफिजिक्स यूज करी आपने, और आपने इसमें क्या थियोलॉजी यूज करी आपने इसमें थियोलॉजी, आपने मेटाफिजिक्स और मिडीवल हिस्ट्री, मतलब ये चीजें बता रहे हैं कि आपका ये जो नॉवल है भाई, ये इतना ज्यादा हार्ड है, इसमें इतनी ज्यादा सीरियसनेस है, इसमें हिस्ट्री का पोर्शन भी, इसमें थियोलॉजीज भी है, इसमें मेटाफिजिक्स भी है, इतनी खतरनाक चीजें हैं इसमें, और इसमें डिटेक्टिव वाली चीज भी है, जासूसी, है ना, डिटेक्टिव वाली चीजें भी दिखने को मिलती है अपने को। तो ये इतना हार्ड नॉवल है। अब जर्नलिस्ट और ये जो जर्नलिस्ट होते हैं और पब्लिशर्स होते हैं, इनका तो ये मानना होता है कि भाई ज्यादा थिक बुक्स या फिर ज्यादा जो हार्ड टिपिकल जो थिक बुक्स होती है, उनको ज्यादा रीडर्स पढ़ते नहीं है, वो कम प्रचलन में रहती है, उनकी इतनी रीडरशिप कहते हो एक आप, कि उनको ज्यादा जो पढ़ने वाले रीडर्स होते हैं वो कम होते हैं, कहते हैं। लेकिन ये तो इतने सारे विषय है इसमें, इतने सारे सब्जेक्ट्स मिलकर इतना हार्ड और सीरियस नॉवल है, और इसकी इतनी सक्सेस कैसे हो गई भाई, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई इस चीज के लिए तो मैं भी अनसर्टेन हूं, मैं खुद अनिश्चित हूं, मैं तो इस चीज के लिए, लेकिन इसमें मैंने जो सारी, और मेरा ये मानना है कि देखो टेस्ट बदलना चाहिए राइटिंग का। अब सब एक एक चीज लिखते जाओगे, आपको एक चीज एक शो बार बार देखते जाओगे तो आप ऊब जाओगे, है ना।
ये वो देते हैं तर्क कि इसलिए मैं थोड़ा सा अब और राइटर्स की तरह मैं अपना टेस्ट बदलता रहता हूँ, चीजें लिखता रहता हूँ, जिससे लोगों को तो, क्योंकि इतना हार्ड नॉवल होने की बजाय इतनी चीजें कैसे चल गई, समझ आया, इतनी इसकी कॉपीज, इतना पूरे यूएसए में इतना ज्यादा ये, इतने इसकी बिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी, इतना एक तरीके से लोगों को पसंद आ, लोग परचेज कर रहे हैं। तो क्या कि देखो कंप्लीट वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ, बाकी मैं हमेशा अलग अलग डिफरेंट लिखना पसंद करता हूँ, और उस समय ये चीज रही होगी कि लोगों को पढ़ना अच्छा लगा, इस वजह से मेरे जो ये नॉवल है द नेम ऑफ द रोज इसलिए ही फेमस हो गया है, ठीक है। और इसका अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि इसकी जो आप मेरे को एकदम डायरेक्ट आंसर दो कि वो फेमस क्यों हुआ, तो क्या भाई वो मैं खुद नहीं जानता हूं कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई मैं इसको अगर 10 साल पहले लिखता या फिर 10 साल बाद में लिखता ना, तो भी ये इतना फेमस नहीं होता जिस टाइम मैंने उस वक्त लिख दिया था ना, और ये उसी टाइम फेमस होने का था, तो ये उसी टाइम हो गया। अगर मैं इसको 10 साल पहले लिखता तो भी नहीं होता, और अगर इसको 10 साल बाद लिखता तो भी नहीं होता। ये उसी घड़ी में लिखा हुआ नॉवल है, और उसी घड़ी में लिखी हुई ये जो सारे मैंने एलिमेंट्स यूज करे उसमें, तो लोगों को पसंद आया होगा, और इसी वजह से उनको इसको इतनी लोकप्रियता मिली, ठीक है। इससे और यही आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। वो क्योंकि और कहते हैं कि भाई देखो सर्टेन जवाब तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, द नेम ऑफ द रोज की पॉपुलैरिटी का, ठीक है। बस आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो कैसा लगा चैप्टर, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पहले मैं आपको इंटरव्यूज के व्यूज है ना, देन इंटरव्यूज के व्यूज हैं, देखो है ना, हम थोड़ी सी ओवरव्यू है इंटरव्यू के बारे में, देन उसके अच्छे पॉजिटिव व्यूज है, नेगेटिव व्यूज है, देन ऑथर्स जो इंग्लिश के बहुत बड़े जो राइटर्स हैं उनके व्यूज हैं इंटरव्यू पे ऊपर, है ना। देन पार्ट 2 में एक एक्सट्रैक्ट है एम्बेटो इको का इंटरव्यू का, ठीक है, उनका कोई इंटरव्यू हुआ होगा मुकुंद पद्मानभन, है ना, जो इन्होंने लिया होगा, तो उसका एक एक्सट्रैक्ट आपको दे दिया। उस एक्सट्रैक्ट में आपके इनके जो नॉवल है, मेनली इनके नॉवल के लिए ही ये इंटरव्यू लिया गया कि इनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी ना द नेम ऑफ द रोज से, इस वजह से वो इनका इंटरव्यू लेने आए थे, और इनसे सारी चीजें आप पूछी, है ना, सब चीजें पूछी इनसे, और फिर इन्होंने बताया, और इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो कोई भी डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा, उसे भी देख लीजिएगा आप, है ना, और ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई आस्क करना हो, कोई भी सजेशन हो आपका, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी दुविधा हो आपको, बहुत अच्छे वे में हम अपनी क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे वे में। आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, ऑब्जर्व कीजिए, आप कंटेंट को ऑब्जर्व कीजिए, आप मेरे क्वेश्चन आंसर्स में आपके लिए खुद लिखता हूँ, खुद बनाता हूँ सारी चीजें, और फिर आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। अब आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग प्यार, आप लोगों का जो सपोर्ट, प्यार, अटेंशन, और बस यही चाहिए। और आप अगर अटेंटिवली मेरे लेक्चर्स देख लेते हो और अकॉर्डिंग टू माय गाइडेंस अच्छे से ले लेते हो, तो आपको बिल्कुल भी, आप खुद रियलाइज करना, दिसंबर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं ना, जो बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनको खुद इतना अंदर से होने लग गया है कि हाँ वो प्रिपेयर हो रहे हैं। अच्छा, अब देखो इसकी समरी करनी होती तो व्यक्ति 10-15-12 मिनट में कर सकता है, छोटी सी। हाँ, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, सब चैप्टर का बड़ा डिटेल्ड समरी है, बड़ी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स कराता हूँ। क्वेश्चन आंसर्स में जो बच्चे जानते हैं, मैं कहता हूँ पहले लेक्चर देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एकदम कनेक्ट कर देता हूँ दोनों चीजों को, तो ये खासियत होती है। तो बस आप इसी तरीके से लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, खूब समय हो चुका है ना। अब स्टार्ट की एकदम से आप पहाड़ नहीं तोड़ सकते हो, तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है एक तरीके से कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही, जिससे आपको बाद में लोड ना हो। और आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। बहुत अच्छे वे में सीक्वेंस से एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़कर बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है, अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।